नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक बेहद ही प्रसिद्ध लेखिका, कवित्री, नृत्यांगना, संगीतज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व डिस्ट्रिक्ट लीगल प्रोबेशन ऑफिसर डॉक्टर निशा रावत। निशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम। शुक्रिया मैम। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के लिए आमंत्रित किया और अपने मेरा बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि मैं वैसे तो मैं जन्मस्थली मेरी ब्रज है, ब्रज क्षेत्र से मैं जुड़ी हुई हूँ। ब्रज की संस्कृति, ब्रज का वातावरण जन्म से ही बहुत प्रभावित करता रहा है और कहीं ना कहीं जैसे संगीत और साहित्य तो शुरू से चलता ही रहा, लेकिन एक ये भी था कि किस तरह हम के समाज में जो आज एक परिवर्तन आ रहा है, एक परिवर्तन की दिशा आ रही है, उसमें कैसे अपने उससे हम बिना किसी संस्था से जुड़कर स्वतः ही एक अपने लिए जो हमारे एक मानव जीवन का ध्येय है उसको भी हम पूर्ण कैसे करें। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और अपने बारे में बताऊंगी कि मैं साहित्य के क्षेत्र से काफ़ी जुड़ी हुई हूँ और मैंने 2 विषय में PhD किया है, 2 विषय में मेरा नेट क्वालिफाई है और डीलिट किया है, 5 विषय में MA किया है, LLB किया, LLM भी किया है और इसके साथ साथ मैं आपका इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मैं आपकी उत्तर प्रदेश की सबसे पहली सर्वाधिक उच्च शिक्षा में सर्वाधिक पहली डिग्री धारक महिला हूँ। आपने बच्चों के पुनरुत्थान के लिए बहुत सारा कार्य किया, तो आप जब इस कार्य के लिए आगे आए तो आपको क्या समस्या लगी, वो क्या वजह थी जिसकी वजह से छोटे छोटे से नौनिहाल जो हैं वो आज अपराध की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और कई बार वो खुद भी अपराध के शिकारी होते हैं? वैसे तो मैम साहित्य और संगीत के क्षेत्र से जुड़े थे शुरू से ही, जन्म से तो संगीत साहित्य का वातावरण मिला। जब मैंने संप्रेषण गृह में विज़िट किया था अपने इस कुर्सी पर बैठ के, तो मुझे लगा था जब मैंने छोटे छोटे वहाँ बच्चे देखे जिनका कोई बच्चा 12 साल का था, कोई बच्चा 16 साल का था, और जब मैंने उनसे पूछा कि आपने किया क्या है जो आप यहाँ आए, तो कोई बता रहा था कि मुझ पे धारा लगी हुई है, हत्या की धारा लगी हुई है, कोई बच्चा बता रहा था कि मुझ पे धारा लगी हुई है, रेप की धारा लगी हुई। तो मैं एकदम ऐसे सोचती थी कि 12 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा रेप, 12 साल का बच्चा 13 साल का या 14 साल का बच्चा कोई हत्या भी कर सकता है? ऐसा मतलब एक स्वतः ही एक सभी के आता है कि ऐसा कैसे कर सकता है। तो ये एक रहा था। फिर उसमें आगे और जानने की कोशिश करी और वहाँ का पूरा फिर उसको चीज़ को देखा, समझा, फिर उस पर बहुत गहराई से फिर अध्ययन करा। उस गहराई से अध्ययन करने में एक हम लोगों के एक चीज़ आई कि इसका जो है इसको और डीपली जानने के लिए बच्चे को जानना बहुत ज़रूरी है जी। और जब तक आप बच्चे को जानेंगे नहीं मोस्टली, तब तक आप उससे नहीं जा सकते। अगर हम एज ए ऑन ड्यूटी देखें तो एक शॉर्ट में चीज़ हो जाती है कि एक कानूनी पेशदारी चल रही है, कानूनी प्रक्रिया चल रही है, उसमें क्या हस्तक्षेप करना। लेकिन ये यदि एक उसको भावनात्मक रूप से अगर देखें या एक कहते एक मॉरल या एक नैतिक रूप से देखें हमारा जो कर्तव्य है, तो हमें उसमें बहुत सारी चीज़ फिर निकल के आएंगी और उसमें जाने के लिए फिर ये होता है कि उस तरह के लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है कि अभी हर बच्चे की मानसिकता ऐसी नहीं होती है कि बच्चा आपसे खुल जाए एकदम से। और संप्रेषण गृह जैसे सुधार गृह हैं या और भी जैसी इस जगहों पर बच्चे जाते हैं, वहाँ उनकी मानसिकता ऐसी हो जाती है कि वो किसी को कुछ भी बताना नहीं अच्छा लगता उनको सब एक जैसे नज़र आते हैं, सब एक जैसे ही दिखते हैं कि ये आएंगे, ये हमको सज़ा सुनाएंगे, या ये हमको आएंगे, ये हम पे डांटेंगे, या हमको कहेंगे, या हमको ये गंदा समझेंगे। ऐसी एक सोच बच्चे के अंदर आ जाती है कि मैं अलग हूँ सबसे, समाज से अलग हूँ। हीन भावना, हाँ, हीन भावना घर कर जाती है बच्चे के मन में। राइट। लेकिन इसका मूल कारण आपने क्या देखा? जो बच्चे थे, जैसा कि आपने बताया कि उनकी अवस्था काफी छोटी थी, कि समाज में कई सारे ऐसे अपराध होते हैं जिनका शिकार छोटे छोटे बच्चे बनते हैं। जैसे ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया मैम। इसमें क्या है, जो बच्चा जो होते हैं हमारे, वो एक कहते हैं ना स्प्रिंग है, हम उनको जैसे चाहें वैसे मोड़ सकते हैं। बच्चा 3 कारण से देखा जाए वास्तविकता जो निकल के आती है, वो 3 कारण होते हैं। पहला होता है परिवार में शिक्षा का अभाव, अशिक्षित लोग होना। अब जब अशिक्षित हैं तो जाहिर से बेरोजगारी भी होगी,
बेरोजगारी होगी तो बच्चे को किसी न किसी कार्य में उसको लिप्त करा जाएगा। अब वो कार्य कुछ भी हो सकता है, उस समय भिक्षावृत्ति भी हो सकता है या किसी भी चीज़ का लालच भी हो सकता है। किसी चीज़ को कार्य करवाने के लिए बच्चे को एक लालच दे दिया कि तुमको ये काम करना है, हम तुम्हें इसके बदले में इतना पैसा देंगे। बच्चे को उसका लाभ हानि, अच्छा बुरा उस समय कुछ नहीं पता। उसको ये पता है कि मुझे इतना, इसके पीछे इतना पैसा मिलेगा जिससे मेरा घर परिवार चल जाएगा, यानी कि आर्थिक सहायता उसको मिल जाएगी और वो उस काम को कर रहा है। अंजाम तो उसको बाद में पता चल रहा है कि इसका रिजल्ट क्या हो रहा है। दूसरा, जो कभी कभी बच्चा ऐसा भी होता है कि वहाँ पर पैसे का भी परिवार में अभाव नहीं है और शिक्षा का भी अभाव नहीं है, लेकिन जो आज का हमारे परिवेश में जो माहौल चल रहा है, कहते हैं जिसको हम सोशल मीडिया की तरह, सोशल जितना भी हमारा ये होता है दिखावा, लग्जरी लाइफ जीना, एक कहना आलीशान ज़िंदगी जीना, उसके लिए कभी कभी क्या होता है कि हम छोटी छोटी बच्चों की ज़रूरतें जब पूरी करते हैं, वही ज़रूरतें जब बड़ी हो जाती हैं वो पूरी नहीं होती, तो वो कहीं ना कहीं बच्चा उसको दूसरा रूप पकड़ता है। आपके घर में नहीं बताएगा, वो हो सकता है आपसे कुछ चीज़ छुपा रहा हो और हो सकता है आपसे आपके पिताजी के या माताजी के या किसी भी घर के उससे चोरी भी कर लेता है। जब उसे देखता है कि घर में पैसा नहीं मिल रहा तो वो अपने दोस्तों से उधार लेता है, फिर वो दोस्त लोग उस पर प्रेशर बनाते हैं, तो उसके लिए फिर उसको एक लालच दिया जाता है कि या तो ये कर या तो ये कर, तो उसको बचने के लिए फिर वो उस चीज़ में आ जाता है। तीसरा जो आया वो ये कि हम जितने भी हमारे परिवार या समाज के लोग हैं, हम एक श्रेणी बच्चे की निर्धारित कर देते हैं कि निम्न श्रेणी है और उच्च श्रेणी है, तो बच्चे के अंदर हीन भावना एक स्वतः ही आ जाती है। तो उसको अपने को ऊंचा उठाने के लिए या अपने को एक हाईलाइट करने के लिए वो कोई ना कोई ऐसा स्टेप लेता है कि लोग उस पर एक तरह से फोकस करें, एक तरह से उसको देखें, उसको जाने। तो उसको वो जैसे होता है ना कि एक फिल्मी अंदाज में बच्चे, पहले हम लोग कहते थे बड़ा आदमी बनेंगे, तो बच्चा भी ये कहता है कि मुझे लोग जाने, तो उसके लिए भी वो कभी कभी रास्ता चेंज कर लेता है। आजकल जैसा कि हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट रहते हैं, वो अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, वो तरह तरह के गानों पे नृत्य करके, तरह तरह के भाव भंगिमा बना के अपने आप को पेश ऐसे करना चाहते हैं जैसे वो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। और वाकई में उनका जो मोटिव होता है वो यही होता है कि उनको लोग पहचानें, वो प्रसिद्धि पा जाएं। और सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसकी पहुंच कहाँ तक है बिल्कुल पता नहीं चलता, और इसके माध्यम से बहुत सारे बच्चे बहुत सारे अपराधों का शिकार भी बनते हैं। तो ऐसे कुछ मामले आपके संज्ञान में आए? बहुत सारे इस तरह का बच्चे भी आए थे सामने। साथ में मैं आपको एक चीज़ आप जैसे मैं बताना चाहूँगी कि जितना तकनीकी अच्छी चीज़ हमारे लिए लाई है, तकनीकी कहते हैं ना, तकनीकी से हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ मिली है जो हमारी एक दिशा और दशा दोनों बदली है जैसे, और हम कहते हैं ना बहुत ज़्यादा अलर्ट हो चुके हैं, हम बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं अपने इस टेक्नोलॉजी से। लेकिन ये टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं एक हानिकारक भी होती जा रही है। उसका कारण है कि जो बच्चा क्या है कि जैसे उसको नहीं पता कि अच्छा क्या है गलत क्या है, उसको बस एक चीज़ पता है कि मैं अगर इस चीज़ को, आपने जैसे अभी प्रश्न करा, बहुत अच्छा ये प्रश्न था कि बच्चे को ये लगता है कि मैं एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो डालूँ, उसके लिए मैं ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मेकअप और कुछ स्टाइल वगैरह दिखा के और उसमें पॉपुलर हो जाऊँ। पॉपुलर होने के लिए चूँकि सोशल मीडिया पे पैसा भी मिलता है, तो कुछ उनको पैसे का, मैंने कहा ना कि वो लालच कहीं ना कहीं आएगा तो उससे जुड़ेगा। लेकिन ये इससे क्या है कि बच्चा देखा जाए तो परिवार से, समाज से एक आपसी एक कहते हैं ना, हमने कम्युनिकेशंस करते हैं फैमिली में बैठ के, वो कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया है। उस कम्युनिकेशन ख़त्म होने की वजह से बच्चा पूरा का दृष्टि, दिमाग, दिल, उसका पूरा ध्यान पूरा उस कहते हैं ना एक छोटे से एक मोबाइल पे ही आ गया है। तो पहले होता था, हम लोग सभी जानते थे कि कोई भी परिवार में आता था तो माता पिता लोग बोलते थे वाह बेटा ये आपके ये आए हुए हैं, और हम सब बैठ के उनको सुनते थे क्योंकि बहुत समय बाद आते थे। आज हम देखते हैं कि बच्चा आता है, फ़ोन लेता हुआ आता है और एकदम से अच्छा नमस्ते नमस्ते ओके ऐसे करके वो चलता चला जाता है। वो इतना ध्यान भी नहीं देता कि कौन आया, किससे देना है। उसको लगेगा कि ये मेरे काम के हैं, थोड़ा बहुत उसके लगा कि ठीक है पापा कह रहे हैं या परिवार का कोई बड़ा कह रहा है तो मुझे करना चाहिए, तो वो उतनी देर, लेकिन दिमाग उसका वहीं रहेगा कि मेरा टाइम वहाँ ज़्यादा जा रहा है। तो ये एक इसका बहुत बड़ा जो आज हमारे टाइम पे जो एक गंभीर विषय भी बनता जा रहा है, जिसको हम सभी लोग
हमारे फैमिली के, परिवार के, समाज के लोग भी इसको बहुत गंभीरता से अभी ले नहीं पा रहे हैं। इसको लग रहा है कि ठीक है, बच्चा है, उसको जैसे हम अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि माँ बाप ये कहते हैं कि हमें ये सुविधा हमारे समय पर नहीं मिली, लेकिन हम बच्चे को दे रहे हैं। हम बच्चे को, अपने को वो सारी सुविधा देना चाह रहे हैं जो आज के टाइम पे है। तो उनको हाई क्लास के आपके जितने भी गैजेट्स होते हैं, आप उनको वो प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें बच्चे को देखा जाए तो एक तरह से आपने, हम अगर अपनी भाषा में, क्योंकि अगर हम देखते हैं सारी चीज़ों को, जो एक आकलन करते हैं, तो हम कहते हैं कि बच्चे को हमने सुविधा नहीं दी है। बच्चे को एक तरह से हमने एक ऐसा चीज़ दे दी है जो कहीं ना कहीं अपराध की तरफ लेके जाएगी। प्राचीन समय में जैसा कि अभी आपने कहा कि जो अभी का सामाजिक परिवेश है और जो प्राचीन सामाजिक परिवेश था, उसमें काफी अंतर देखने को मिलता है। कुछ समय पूर्व संयुक्त परिवार हुआ करते थे। परिवार में इतने सारे व्यक्ति होते थे जो सहज ही बालक में बहुत सारे गुणों का विकास कर देते थे। लेकिन वर्तमान समय में एकल परिवार हैं और बच्चे भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। माता पिता या तो काम पर जाने वाले होते हैं या तो फिर घर में भी सोशल मीडिया पर ही एक्टिव होते हैं। तो ऐसी स्थिति में बालक अकेला होता है और उसको जब महंगे गैजेट दे दिए जाते हैं तो वो उन्हीं के साथ में अपना समय व्यतीत करता है और अपने आप को परिपूर्ण मानता है। और अगर वो गैजेट नहीं मिलते हैं तो वो खुद भी कुंठाग्रस्त हो जाता है और उन गैजेट्स को प्राप्त करने के लिए या उन पर अपने आप को कहीं पर हाईलाइट करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें करता है जो कि नहीं करनी चाहिए। उनके विषय में कुछ बताएं। इसमें एक तो परिवार का मैम ऐसा चीज़ हो गया कि हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते सुनने के लिए, क्योंकि उसका कारण जैसे आपने अभी बताया कि माता पिता भी जॉब कर रहे हैं, नौकरी पेशे वाले हैं, परिवार में दादा दादी नहीं कोई बुजुर्ग है। अब बच्चा अकेला है, जाहिर सी बात है अकेला है, तो उसको गैजेट्स उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होगी। उसको अपना समय का कहीं ना कहीं तो उसको प्रयोग करेगा, क्योंकि एक कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर है, तो वो शैतान का घर ना हो के उसको वो चीज़ दे दी जाए। उससे क्या है, बच्चा के सीखेगा भी कुछ, बहुत सारी चीज़ सीखेगा। हमारे जितने भी ऐप्स आते हैं उसमें आप देखते हो कि कोई भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी भी उसको खोलकर हम कुछ भी ऐसी अश्लील चीज नहीं देख पाए, कंट्रोल कर सके, क्योंकि कर ही नहीं पाएंगे। आप कोई भी साइट्स को खोलेंगे, कहीं ना कहीं वो उस पर दृश्य, कोई ऐसा सीन आ गया आपको जो नहीं दिखाना चाहते, परिवार के लोग नहीं दिखाना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते, वो भी बच्चे ने स्वतः जान लिया। हम इसका सार ये निकालते हैं कि हमें बहुत अवेयर रहने की जरूरत है। हमारे हो सकता है कि हमारे विचार अच्छे हों, हाँ। हम चाहते हैं पॉजिटिव करना, लेकिन फिर भी कई बार चीजें क्योंकि अपने हाथ में नहीं होती तो वो नेगेटिव रूप में हमारे सामने आ जाती हैं। उसके लिए ये है कि मैम अगर इसको हम अगर देखा जाए, वास्तविकता देखा जाए दीपिका जी, तो हम ये कहेंगे कि बच्चे के साथ जब तक परिवार के माता पिता बच्चे को सुनेंगे नहीं, क्योंकि सुनना बहुत जरूरी है। और सुनने के लिए क्या होता है कि ये नहीं होता अच्छा बताओ तुम्हारे स्कूल में क्या हुआ, अच्छा ये बताओ, ये ऐसा नहीं। सुनने के लिए बहुत बड़ी भूमिका बनानी पड़ती है। उस भूमिका में बनाने के लिए बच्चे को जब तक आप 2 घंटे 1.5-2 घंटे सुनेंगे नहीं, तब तक वो चीज़ आपको निकल के भी नहीं आएगी कि उसके ब्रेन में, उसके दिमाग में चल क्या रहा है। वो बहुत सी चीज़ है जो आपसे छुपा रहा है, कभी डर के कारण, कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार में भी बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं आपसी, उसके कारण भी बच्चा सहमा रहता है, नहीं बता पाता अपनी बात। इतना सब कुछ करने पर भी बच्चे को ये लगता है जब घर में वो परिवेश नहीं मिल रहा उसको कि वो बोल सके, कभी डर होता है, कभी उसको कोई कहीं ना कहीं एक ये भी डर होता है कि मेरी बात को पता नहीं समझा जाएगा भी या नहीं समझा जाएगा। हो सकता है इसके बाद मेरा स्कूल ही जाना बंद हो जाए, हो सकता है इसके बाद मुझसे ये फ़ोन छीन लिया जाए, हो सकता है इसके बाद, वो बताना चाह रहा है लेकिन वो बता नहीं पा रहा। तो उसके बाद वो बच्चा क्या करेगा कि वो कहीं ना कहीं अपनी उस बात को किसी ना किसी फ्रेंड से जरूर शेयर करेगा। अब वो फ्रेंड या उसको जो भी सोशल उसको लगता है, कोई भी हो सकता है, पड़ोस के अंकल हो, आंटी हो, किसी से भी जो उसको एक कंफर्टेबल जोन लगता है कि मेरे को यहाँ पर बताना ठीक है, यहाँ मुझे कोई डर नहीं है, इनको मैं इजी वे में सब बता सकता हूँ। वो उस समय उनको क्या दिशा दे रहा है बच्चे को, क्या उनको समझाया जा रहा है, ये तो किसी को भी नहीं पता रहता, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, उस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। जी निशा जी, 2 तरह के अपराध होते हैं। एक होते हैं बच्चों के द्वारा किए गए अपराध और दूसरे होते हैं बच्चों के साथ होने वाले अपराध। तो इनके विषय पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें।
बच्चे के द्वारा जो अपराध किया जाता है मैम, अपराध तो हम उसको नहीं बोलेंगे, या कहेंगे गलती बोलते हैं, क्योंकि हम बच्चे, किसी भी बच्चे को अपराधी हम जब तक नहीं कह सकते कि अपराध कोई दोष, जब उसका दोष सिद्ध नहीं होता तो हम उसको अपराधी तो कह ही नहीं सकते, और बच्चे को अपराधी कहना भी नहीं चाहिए। बच्चा क्या है कि अगर उसको ये पता चल गया कि मैं अपराधी हूँ, जैसे एक बच्चे को पुलिस उठा के लेके आई और उसको ये कह दिया, पुलिस के किसी भी कर्मचारी ने ये बोल दिया, हाँ भाई तू तो बहुत बड़ा उस्ताद है। अब बच्चे के दिमाग में क्या बैठ गया कि मैं तो उस्ताद हूँ, उसको ये हो गया। फिर उसके बाद वो सपोज वो सुधार गृह में गया, वहाँ क्या, अरे ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है। अब बच्चे के दिमाग में ये बैठ गया मैं तो खिलाड़ी हूँ। तो खिलाड़ी, उस्ताद, उसको ये किसने बैठाया? ये हम लोगों ने दिया। यानी कि एक तरह से जो अपराध है उसको ग्लोरीफाई कर दिया उसको। और सेकंड, उसको हमने ये बता दिया कि तुम इस चीज में मास्टर हो के आए हो। अब वो चाहे उसने किस परिस्थिति में करा, क्या उससे ये गलती हुई, क्या उसको करनी चाहिए थी, उसको उस चीज का बोध है भी या नहीं कि मुझसे वाकई में गलती हुई है, तो उसको ना कह के हम एक समाज के ही हम लोगों ने उसको एक नाम दे दिया, और वो उसको नाम को यहाँ पर उसने ब्रेन में उसने सेट कर लिया कि मैं तो उस्ताद हूँ, मैं तो उसने अपने आप को अलग दिशा में ले गया। उसको पता चला गया कि मैं अब सामान्य बच्चों की तरह नहीं हूँ, मैं तो एक उस्ताद हूँ, मैं एक खिलाड़ी हूँ, मैं तो मास्टर हो गया हूँ, तो मास्टर हूँ तो आगे भी डॉन भी बन सकता हूँ जी। ठीक है, उसका आगे का टारगेट होगा कि अब मैं डॉन बनूंगा, क्योंकि इन्होंने 3 नाम तो दे दिए, चौथा नाम में वो स्वतः ही दे देता है कि मैं डॉन हो गया। टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार इन अपराधों को, साइबर क्राइम हुए या बालकों के प्रति होने वाले अपराधों के विषय में लोगों को जागरूक भी किया जाता है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि अभी भी ना ही तो उतनी जागरूकता है और ना ही ये अपराध रुकने में आ रहे हैं? उसका मैं सबसे बड़ा जो मैंने जो ऑब्जर्व किया है, हमारी सरकार बहुत जागरूक है, ये सही बात है, कानून भी बहुत सख्त है बच्चों के अपराध के लिए, अपराधी उसमें, और अधिनियम भी बहुत आ चुके हैं और बहुत सख्त पालन भी हो रहा है उनका। लेकिन उसके बावजूद जो हम देख रहे हैं, चीज़ को अवेयर कर रहे हैं, चाहे वो कोई संस्था हो या हमारी सरकार हो या कोई भी चीज़ हो, हम एकजुट होकर काम कर रहे हैं, हम अभियान भी चला रहे हैं, हम जगह जगह उसको एक हाईलाइट भी कर रहे हैं कि आप ऐसे इस तरह से रहिए, बच्चों को ऐसे सेव करिए, बच्चों को इस तरह से सेव करिए। बच्चे सुरक्षित होते भी हैं और बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनको समझ में आ भी जाता है, लेकिन वो रेशो कम है, वो रेशो बहुत कम है। उसका कारण है कि कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया से इतना ज़्यादा एक टेक्निकल चीज़ें सीख लेते हैं कि उनको ये लगता है कि सामने वाले जो हम लोग उनको बता रहे हैं वो उसको बहुत हल्के में लेते हैं। लेकिन उसके मेन फैक्ट पे अगर हम जाएं, अगर हम उनको इस तरह से प्रेजेंट करें, हम जाएंगे तो अगर किसी बच्चे को स्कूल्स में सपोज दैट हम बता रहे हैं, कोई स्कूल में जाके उनको अवेयर कर रहे हैं कि आप इस तरह नहीं, तो स्कूल में क्या हमने उनको 2-4 कानून की धाराओं के बारे में बताया, हमने एक अधिनियम के बारे में बताया, हमने उनको ये जो है नंबर जो आ रहे हैं इनके सुरक्षा, इसके नंबर आ रहे हैं, जैसे 1095 है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है आपका, 1090 महिला हेल्पलाइन नंबर है, 181 महिला हेल्पलाइन नंबर है आपका, पुलिस का है। तो जितने भी ये हेल्पलाइन नंबर आ रहे हैं, हम इनके बारे में बता रहे हैं कि आप इसको इस तरह प्रयोग कर सकते हैं, आप इसको ऐसे अवेयर कर सकते हैं, आप महिला थाने में जा सकते हैं, आप वहाँ पर डेस्क बॉक्स वगैरह, आपको काउंसलर मिलेगा, आपको सब मिलेगा। लेकिन बच्चे ने इतना आपको ऑब्जर्व होकर सुना नहीं। क्यों? उसका कारण है कि बच्चे के ब्रेन के जो उसके दिमाग में चल रहा है, हमने वो चीज़ उसको नहीं बताया। उसको वो लगा कि ये एक टीम आई है और ये टीम अब हमें 2-4 लेक्चर दे के जाएगी, हमारे बारे में बताएगी, हम नोट कर लेंगे, प्रिंसिपल ने कहा है स्कूल में बैठना है तो हम बैठ जाएंगे और हमें बता देंगे और फ़ोटो खींच जाएंगे, और फ़ोटो खींच के ये हो जाएगा टीम अपना कि हमने इस स्कूल में अवेयर करा। और उसमें ये था, कुछ बच्चियां हैं जो अपना प्रश्न रखेंगी। लेकिन देखा जाए, यदि हम स्कूल में ही एक ऐसा काउंसलर को बैठाया जाए जिसमें बच्चा अपना सेफली बात कर सके। आप देख रहे हो आजकल बच्चे बहुत सुसाइड कर रहे हैं, आजकल बच्चे को कुछ भी कहना ही मुश्किल हो पा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसके लिए कि हर स्कूल में एक काउंसलर, प्रॉपर काउंसलर, जो एक बच्चे के कहते हैं ना चाइल्ड साइकोलॉजी, हम बहुत
पढ़ते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी, लेकिन चाइल्ड साइकोलॉजी के बहुत सारे पहलू आते हैं कि हम बच्चे को किस तरह सुने। तो बच्चे को सुनने के लिए पहले उसको कंफर्ट जोन में लाना पड़ेगा, बच्चे को एक अपने आप को हमें उस लेवल तक लेके जाना पड़ेगा कि वो हमसे अपनी बात सारी कह सके। बेसिकली चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करनी चाहिए यहाँ पर। अक्सर बच्चों के संग में जब कोई अपराध होता है, बच्चों के या महिलाओं के, तब वो अपनी बात को रखने में बहुत हिचक महसूस करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि कई बार लगता है कि लोग मुझे गलत समझेंगे और इसी वजह से वो अपनी बात को वहां तक नहीं पहुंचा पाते जहां तक पहुंचनी चाहिए। एक और सजेशन आपने दिया कि कॉलेज में काउंसलर बैठाना चाहिए। कई बार स्कूल वाले कोशिश करते हैं लेकिन बच्चे इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं उनसे, और यही स्थिति महिलाओं के साथ भी देखने को मिलती है। तो महिला और बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी सरकार तो काम कर ही रही है, लेकिन हमें पारिवारिक परिवेश में भी उसको एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जरूर देनी चाहिए, जितना कि मैं आपकी बातों से समझ पाई हूँ। अभी जो कार्य सरकार कर रही है उसमें न्याय के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत कौन कौन सी धाराएं और किस तरह के प्रोटेक्शन प्रदान किए गए हैं? इसमें हमारी जहाँ पर जो है वो जुवेनाइल एक्ट चल है, जो कि आपका बच्चों के ही लिए है पूरा कानून। बहुत सारी हेल्पलाइन चल रही हैं बच्चों की सुरक्षा के लिए। कहीं ऐसा लगता है कि बच्चे को अपनी बात इस घर पे नहीं कह पा रहा, या कहीं कोई बच्चा ऐसा है कि वो किसी से नहीं कह पा रहा, तो उसके लिए वो 1095 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, उसको वो डायल करें, उस पर अपनी बात कह सकते हैं, क्योंकि जो वहाँ पर जो लोग बैठते हैं वो बच्चों के लिए ही बैठते हैं। 181 हेल्पलाइन नंबर जो है, जो कि आपका वन स्टॉप सेंटर भी है, खुले हुए हैं, हर ज़िले में खुले हुए हैं, वहाँ पर भी जाके हम अपनी बात को कह सकते, कोई भी एक छात्रा भी जाके अपनी बात को बोल सकती है। लेकिन इन सबसे पहले जो एक चीज़ स्टेप आती है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो हम उसके लिए क्या पहले हेल्पलाइन नंबर को सर्च करें या इसको, तो पहले वो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करे। तो उसके लिए ये है कि वो उसको डरना नहीं है कहीं पर भी। अगर वो डरती है, कहीं सहमती है, तो वो चीज़ उसके लिए दिक्कत करेगा। अगर वो बच्चा डरेगा नहीं अपनी बात को, जैसे कोई क्राउड है और उसको लग रहा है कि मेरा पीछे कोई ऑब्जर्व कर रहा है मुझे, और कंटिन्यू ऑब्जर्व उसको करा जा रहा है, उसको लग रहा है, क्योंकि सिक्स सेंस सबके पास होता है, हर बच्चे के पास भी होता है, बड़ों के पास भी होता है। तो वो सबसे पहले है उसको लाउडली एक चिल्ला देना, एक चीखना, एक चिल्लाना कि उसको लग रहा है कि गलत है, या उसको डायरेक्ट जाके बोलना कि आप मेरा क्यों ऑब्जर्व इतना कर रहे हैं। सेकंड, उसको अपने घर पे जाके तुरंत बताना कि ऐसे ऐसे बात है, ये बिना ये सोचे कि कल मेरा स्कूल बंद होगा, कल मेरा यहाँ आना बंद होगा। उससे वो जो भी घर में उसको व्यक्ति, माँ, पिता, भाई, बहन, दादा, दादी या उसकी सिस्टर, कुछ भी होते, कि किसी को भी सबसे पहले वो ये बात बताए ज़रूर। तो जब तक ये बच्चा खुद से, या बड़े भी, हम सभी भी लोग इस चीज़ को जब तक खुद से ये इस चीज़ को नहीं करेंगे, तब हमारे पास आता है कि हमको अब किस किस चीज़ के लिए हेल्पलाइन नंबर, और क्या सरकार से सहायता मिल सकती है, क्या पुलिस हमारी सहायता इसमें कर सकती है, क्योंकि हम सभी काम कर रहे हैं और सभी चाहते हैं, हम पूरा समाज, हमारे परिवार के सभी लोग चाहते हैं कि बच्चा सुरक्षित रहे और महिलाएं सुरक्षित रहें। आज के इस कार्यक्रम में हमने जाना कि हम अपने बच्चों को किस तरह से होने वाले अपराधों से संरक्षित रख सकते हैं और सुरक्षित रख के उनके भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है परिवार का सहयोग। एक ऐसा परिवार जो बालक के मन की बात को सुने, समझे और हर स्थिति में उसे ये कॉन्फिडेंस दे कि हम तुम्हारे साथ हैं। उसके बाद में ही आती हैं कुछ और बातें। न्याय व्यवस्था में भी इसके लिए बहुत सारी धाराएं और साधन हमें दिए गए हैं। सरकार के द्वारा विभिन्न हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं। उन सभी का उपयोग करके हम अपने नौनिहालों को सुरक्षित रख सकते हैं। निशा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और हमें इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।